Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. In the last class हमने 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे. एक टॉपिक था हमारे पास IPO मॉडल का. Then we had IPO chart. And lastly we had computational thinking, in which we discussed 4 properties of computational thinking, which are decomposition, abstraction, pattern recognition and algorithm design. Then we implemented those properties. हमने examples एक दो करके देखी थी जिसमें हमने इन properties को implement करके एक solution build करने की कोशिश की थी. Today we are going to the topic of principles of computational thinking. आज के इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की फर्दर क्या टाइप्स हैं हमारे पास और वो टाइप्स किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही होती हैं. फर्स्ट अप वी हैव इज लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग बेसिकली मीन्स फिगरिंग आउट लॉजिक्स यूजिंग रीजनिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू फिगर आउट कि कोई भी जो काम आपके सामने हुआ है, जो भी चीज़ आप डिड्यूस करना चाह रहे हो, उसके बैक पे रीजनिंग क्या है, उसके बैक पे प्रोसेसिंग क्या है. लॉजिकल थिंकिंग refers to analyzing a particular situation or problem using reason and accordingly reaching up to one or more decisions that are sensible. पहली चीज़ ये है कि we will be analyzing a particular situation. First thing we have is analyzing. Second thing is we will use reasoning. And third we will reach a decision. ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो कि लॉजिकल थिंकिंग में अकर हो रही होंगी. वी विल बी एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, वी विल यूज़ रीजनिंग एंड फाइनली वी विल रीच अ डिसीजन अबाउट दैट. नाउ कल एक एग्जांपल, लास्ट क्लास में एक एग्जांपल ब्रीफली डिस्कस हुई थी. आज हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे. यू एंटर योर होम एंड यू सी वाटर ऑन द फ्लोर. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? सिचुएशन वी हैव हियर इज you entered your home and you saw के फर्श के ऊपर पानी पड़ा हुआ है. अब उसकी बैक पे कोई भी रीज़न मौजूद हो सकती है. देयर कुड बी के छत से पानी गिरा है. द रीज़न कुड बी कि आपके पास कोई ग्लास गिरा है. तो इस बेसिस पे हम फिगर आउट अभी करेंगे कि व्हाट कुड बी द रीज़न कि पानी क्यों वहाँ पे मौजूद है. Now solve such a problem you need reasoning skills that are based on evidence and fact. We need evidence and we need facts. First thing we have is evidence. अब evidence in this case हमारे पास क्या है? Evidence ये है कि there is a puddle on the floor. puddle on the floor आपको ज़मीन पे या टेबल पे घर पे पानी आपको कहीं गिरा हुआ नज़र आ रहा है. दैट इज़ योर एविडेंस. सेकंड एविडेंस की तरफ भी हम जाएंगे लेटर ऑन, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ इस पार्ट सिर्फ एक एविडेंस को यूज़ करते हुए हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या अकरेंस हो सकती है, क्या रीजनिंग हो सकती है. पहली चीज़ हमने कही थी कि या तो रूफ से पानी, हमारे छत से पानी गिरा है, कोई पाइप की लीकेज है, समथिंग लाइक दैट. दूसरी हमारे पास लॉजिक हो सकती है किसी ग्लास से पानी गिरा है. इसके अलावा कोई और रीजनिंग हो सकती है कि किसी ने कोई आइस क्यूब जहाँ रखे थे वहाँ वो मेल्ट हो गए हैं. इन तीनों सिचुएशंस के लिए हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई सॉलिड रीजनिंग फ़िलहाल मौजूद नहीं है.
Let's add another evidence, which is a broken glass. अब ये दो एविडेंसेस मिल के अब आपको बताएंगे कि puddle on the floor क्यों था, because there was broken glass. अब आप इन दो बातों को जज करते हुए, इनके थ्रू आप जज करते हुए आप फिगर आउट करोगे, ओके देयर वाज अ ग्लास that might have fallen down from a table and a puddle was formed. तो this is basically how logical thinking works. आप रीजनिंग, आप एविडेंस को देखते हो, आप उसके साथ रीजनिंग करते हो, एंड देन यू फिगर आउट कि ओके दिस माइट बी द रीज़न कि ये सर्टेन सिनेरियो हमारे सामने बिल्ड हुआ है. इसके अलावा हम एक और यहाँ पे फैक्ट देख सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ अ सिटी. आपको एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ISB इज़ अ सिटी. दूसरा एक और आपके पास फैक्ट है या एविडेंस है, विच इज सिटीज हैव अ मेयर. अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्ट्स मौजूद हैं. इन दो फैक्ट्स को आपस में कंबाइन करके इससे हम एक और फैक्ट या एक और स्टेटमेंट डिड्यूस करेंगे, विच वुड बी इस्लामाबाद हैज़ अ मेयर. अब हमने ये बात कैसे डिड्यूस की? वी नो दैट इस्लामाबाद इज़ अ सिटी, वी नो दैट ऑल सिटीज़ हैव अ मेयर. तो हमने इन दो लॉजिक्स को यूज़ करते हुए, हमने इन दो रीजनिंग्स को यूज़ करते हुए हमने ये बात डिड्यूस की कि इस्लामाबाद हैज़ अ मेयर. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ लॉजिकल थिंकिंग वर्क्स. अब लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अलोन तो काम नहीं कर सकती, अलोन तो कुछ भी नहीं उसमें सॉल्व किया जा सकता कंप्यूटर के अंदर. तो इसके साथ कुछ ना कोई और चीज़ें भी होंगी, कुछ और प्रोग्राम्स कुछ हमारे साथ इन्वॉल्व होगा. लेट्स सी कि आगे हमारे पास उसके बारे में क्या आता है. One of the fundamental parts of computational thinking is to think logically. The computers use logic in their computation, but it does not mean that they are thinking logically. This is a very important statement. Computers they use logic, but they are not thinking. कंप्यूटर्स के पास थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है. थिंकिंग की कैपेबिलिटी सिर्फ जानदारों के पास है, इंसानों के पास है थिंकिंग की कैपेबिलिटी. हाँ, अलबत्ता लॉजिक्स को यूज़ ज़रूर कर सकते हैं कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर्स लॉजिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको अर्लियर क्लासेस में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कंप्यूटर्स जो हैं वो स्विचेस के साथ काम कर रहे हैं. तो उसको जिस तरह का सिग्नल मिल रहा है और वो आगे किसी सर्टेन टाइप की डिवाइस के अंदर कनेक्ट हो रहा है और उसके बाद किसी सर्टेन टाइप का आउटपुट आ रहा है, तो वो यहाँ पे कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा होगा. उस लॉजिक के बेसिस पे वो डिड्यूस कर रहा होगा कि क्या रिज़ल्ट होना चाहिए. लेकिन इस पार्ट के अंदर वो सोच कुछ भी नहीं रहा होगा. वो जस्ट दो फैक्ट्स को देखेगा और उनके मुताबिक कोई ना कोई एक आंसर फिगर आउट कर लेगा. वो सोचेगा नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर सकेगा. The computers themselves can't perform logical thinking unless they are programmed to do so. Now that's the second thing. अब ये जो चीज़ हमने डिस्कस की यहाँ पे कि 1 और 0 के इनपुट के साथ वो कोई लॉजिक बिल्ड करेगा और आपको एक आउटपुट बना के देगा, यहाँ पे भी हमारे पास वही बात आ जाती है कि वो लॉजिक किस बेसिस पे बिल्ड करेगा. अगर कंप्यूटर खुद से तो नहीं कोई लॉजिक बिल्ड कर सकता. कंप्यूटर तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, उसमें उसको प्रोग्राम किया जाएगा.
उसको बताया जाएगा कि तुमने ये काम करना है। अगर प्रोग्रामिंग नहीं है तो ये सारा काम पॉसिबल नहीं होगा। By developing the ability to align problem solving with technology and focusing on the process as well as the solution. Developing the ability to align problem solving with technology. हम दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। We are trying to bring problem solving capabilities into technology. अगर टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी आ जाएगी, इसका मतलब है कि इंसानों का काम उस टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया, विच मीन्स कि हमारा मकसद उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने का पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम हमारे पास गिवन है, लॉजिकल थिंकिंग, डिकम्पोजिशन, जनरलाइजेशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एब्स्ट्रैक्शन। हमने एब्स्ट्रैक्शन, डिकम्पोजिशन, ये दो तीन टर्म्स इससे पहले भी देखी थी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के टॉपिक के अंदर भी। लॉजिकल थिंकिंग बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट है। बिफोर यू स्टार्ट डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम, बिफोर यू स्टार्ट एनी प्रोसेस ऑन द प्रॉब्लम, आप पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमने इनपुट को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी डिफाइन एंड एनालाइज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जो एनालाइजिंग वाला पार्ट है दैट इज द लॉजिकल थिंकिंग। वहाँ पे हम लॉजिक्स के साथ सोच रहे हैं, हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टास्क क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब लॉजिकल थिंकिंग के साथ एक और चीज़ अटैच्ड है विच इज़ algorithmic thinking। अब ये थर्ड टाइप की थिंकिंग हमारे पास आ गई। फर्स्ट वाज कंप्यूटेशनल, देन वी हैड लॉजिकल एंड नाउ वी हैव एल्गोरिथमिक। अब एल्गोरिथमिक थिंकिंग इज basically what exactly the system needs to do. Algorithmic thinking involves steps. It involves the exact steps that the computer needs to apply. Algorithmic thinking is about problem solving. Computers do nothing by magic. Algorithmic thinking is a way of getting to a solution. It is a process that involves identifying the steps needed and implementing those steps in a logical and efficient manner. पहली चीज़ ये, it is related to problem solving. Of course तभी तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ ताल्लुक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स, they are using algorithmic thinking to build a solution, to get to a solution. Algorithmic thinking is a way of getting to a solution. It is a process that involves identifying steps. वही बात हमने अभी डिस्कस की कि there are some steps to a solution. Those steps need to be identified in a logical and efficient manner. There needs to be logic in those steps and those steps need to be efficient in a sense कि उसमें टाइम भी हमारा कम लगे, उसमें हमारी कॉस्ट भी कम हो और हमारा जो एंड रिजल्ट है, हमारा जो सोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बिल्ड हो जाए। सो दैट वुड बी एन एफिशिएंट एल्गोरिथम एंड लॉजिक। वही बात आ गई हमारे पास कि कोई ना कोई रीजनिंग उसके बैक पे हो रही है कि जिसकी बेसिस पे हम कोई फिगर आउट करके, हम एनालाइज करके फैक्ट्स को हमको उसका सोल्यूशन बना रहे हैं। It is a way of thinking that involves breaking down complex problems into smaller manageable parts, then solving those parts one by one. वही बात आगे हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है, decomposition. A problem needs to be decomposed into smaller parts ताकि
उसका एक एंड रिजल्ट बिल्ड किया जा सके इन अ मोर मैनेजेबल वे, इंस्टेड कि हम एक लार्ज चंक को सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको स्मॉलर पजल पीसेस में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। हम हर एक पीस ऑफ द पजल को बारी बारी सॉल्व करेंगे और फाइनली एज अ होल हमारे पास एक सोल्यूशन बिल्ड हो जाएगा। दैट्स डिकम्पोजिशन फॉर अस। नाउ एग्जाम्पल, एग्जैक्टली एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या है? बिफोर वी गो टू द एग्जाम्पल पार्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। एल्गोरिथम्स, algorithm is one of the most important questions just चैप्टर में से आ सकता है। Algorithms are steps with logic and they are broken down। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का आसान तरीका ये है कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। दो नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले आप इन दो नंबर्स को अंडरस्टैंड करोगे जो इनपुट आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इन नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है। A and B, these are the inputs, so we say let A be two natural numbers। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन। हमने एडिशन का यहाँ पे स्टेप परफॉर्म करेंगे। ऐड A and B। या फिर यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि हम एक थर्ड वेरिएबल ले लें, C इज इक्वल टू A प्लस B। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट C इज सम, एक ही हमारे पास आ सकता है, या फिर जस्ट सम इज इक्वल टू C, समथिंग लाइक दैट। जिस ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको रिड्यूस करके बता रही है, या जिसके अंदर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पास सम जो है वो C के अंदर सेव हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आप जस्ट थर्ड स्टेटमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आउटपुट सम। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, A प्लस बी करना कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, दो नंबर्स को सिंपली ऐड करना है। लेकिन वी आर ब्रेकिंग दोज टू नंबर्स डाउन एंड वी आर ब्रेकिंग दो स्टेप्स डाउन एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा तो वो अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचेगा। पहली चीज़ हम इनपुट्स को फिगर आउट करेंगे, which is the letting part, the assumption part। हम दो वैल्यूज अज्यूम करेंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हम एग्जैक्ट एडिशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम उसका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं जो बुक में हमारे पास एग्जांपल है उस पे। एंड बिफोर वी डू दैट, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी जब हम IPO चार्ट एंड IPO मॉडल को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कभी आपको एक एग्जांपल दी जाती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का दिया जाता है इन फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसमें आपके पास एल्गोरिथम भी आ सकता है, फ्लो चार्ट भी आ सकता है, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज मेक द IPO चार्ट फॉर इट। अब IPO चार्ट क्या है हमारे पास? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। वी हैव थ्री थिंग्स। हमने ये तीनों चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास किस पार्ट में क्या चीज़ मौजूद है।
इनपुट क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स सी। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। सिंपल स्टेटमेंट, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं गिवन, यहाँ पे हमें नंबर के बारे में कोई चीज़ नहीं इन्फॉर्म की गई। नंबर नेचुरल है, अननेचुरल है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, रैशनल है, इरैशनल, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, which means we are not concerned with that information either. We are simply going to figure out कि exact steps क्या होंगे 3 नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए, सॉरी उनमें से लार्जेस्ट फिगर आउट करने के लिए। इनपुट हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स, मोर प्रिसाइसली 3 अनइक्वल नंबर्स। अब ये एक जेनेरिक हमारे पास इनपुट आ गया। अब इसमें आउटपुट क्या हमें चाहिए, क्वेश्चन को देख के हमें वो भी पता चल रहा है, द लार्जेस्ट वैल्यू। तो सिंपली हमारा आउटपुट आ गया लार्जेस्ट नंबर, ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। अब बारी है प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस फॉर द सेक ऑफ एल्गोरिथम हम इस पार्ट में लिख सकते हैं कि प्रोसेस वुड बी फाइंडिंग largest number by comparison। हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को एंड वी विल फिगर आउट कि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है। ये पार्ट तो हमारे पास हो गया आईपीओ का। हमने इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट्स को फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास आईपीओ के अंदर ये वैल्यूज़ क्या होंगे। अब नेक्स्ट हमने फिगर आउट ये करना है कि हमारे पास एल्गोरिथम के क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब एल्गोरिथम के अंदर पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि हमने वैल्यूज़ सपोज करनी है। इन दिस केस देयर आर 2 ways टू गो। पहले तो हम लिखेंगे ना स्टेप 1, पहली तो ये चीज़ है। फर्स्ट आइदर वी कैन से के वी आर गोइंग टू अज्यूम लेट 3 नंबर्स A B C आइदर लाइक दिस, या फिर हम A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 30, ये भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में तो आप अजम्पशन के अंदर भी जस्ट A B एंड C डिनोट करते हैं वैल्यूज़ को, उसको वैल्यू असाइन ना करें, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ जेनेरिक एल्गोरिथम जो कि हम किसी भी सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो, हम इस सिनेरियो उस एल्गोरिथम को अप्लाई करके एक आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ स्टेप 2, अब बारी आती है कंपैरिजंस की। इफ बल्कि इफ से पहले हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। वी से चेक A greater than B and A greater than C। एक तो ये तरीका हमने कहा कि A दोनों वैल्यू से बड़ा है, which means A should be the largest। अगर हम इसको चेक कहने के बजाय हम कहते हैं if, उसके साथ हम लिख देते हैं देन। अब ये एक हमारे पास ग्रामेटिकल सी स्टेटमेंट बन जाएगी। इफ A is greater than B and A is greater than C, then क्या A is largest। ये तो पहला पार्ट हो गया।
अब सेकंड स्टेप, in this case would be step number 3. If B is greater than A and B is greater than C, then B would be the largest. Step 4. If C is greater than A and C is greater than B, then C would be the largest. ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ का आ गया। अब इसमें बिकॉज हमने स्टार्ट में ही ये बात डिस्कस की थी कि तीनों वैल्यूज़ अनइक्वल हैं, तो इसलिए इसमें ये सिनेरियो आएगा ही नहीं कि इनमें से दो वैल्यू सेम हो जाए, तीनों सेम हो जाए। वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। सिर्फ इन्हीं तीन वैल्यूज़ को हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कोई एक लार्जेस्ट है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एल्गोरिथम। अब इसके अलावा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लूप इन्वॉल्व कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड नंबर्स 1 till 10। अब हमने लूप बिल्ड करना है, तो पहली चीज़ हमारे पास हमने ये अंडरस्टैंड करनी है लूप बिल्ड करने के लिए कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ सम वेरिएबल जिसमें हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ नम वेरिएबल जो कि इंक्रीज भी हो रहा होगा और एड अप भी हो रहा होगा। नाउ लेट्स बिल्ड द एल्गोरिथम। स्टेप 1 हमारे पास होएगा लेट सम इज इक्वल टू 0। जब भी हमने वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं तो हम एडिटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट सम इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1 से लेके 10 तक हमने जाना है। नाउ स्टेप 2 would be sum is equal to sum plus num। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम के वेरिएबल के अंदर जो भी सम की वैल्यू करंट वैल्यू थी उसको ऐड कर दो नम के साथ। तो इन दिस केस हमारे पास 0 + 1, सम के अंदर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। स्टेप 3 पे हमने अब इस नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट मीन्स कि इंक्रीज करना है, +1 करना है। वी वुड से नम +1। स्टेप 4, अब हमने स्टॉप करना है इस एल्गोरिथम को अगर नम की वैल्यू 10 तक पहुंच चुकी है, 10 से इंक्रीज करके। एक्चुअली 10 तक तो ऐड करेगा, 10 से इंक्रीज करके तो हमने इसको रोकना है। इफ नम इज ग्रेटर देन 10 देन गो टू स्टेप। अभी आई एम गोइंग टू लीव द एग्जैक्ट स्टेप कि हम किस स्टेप पे जा रहे हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि अभी हमने फिगर आउट करने हैं बाकी के रिमेनिंग स्टेप्स को। बल्कि बिफोर वी गो टू अनदर स्टेप वी हैव अनदर थिंग। इफ देन एंड दिस टाइम वी विल बी यूजिंग एल्स। गो टू स्टेप नंबर 2 and last would be step 5। हमारा जो भी रिजल्ट बन रहा है उसको हम कर देंगे आउटपुट। अब यहाँ पे मैंने जगह खाली छोड़ी थी, दिस वाज फॉर द लास्ट स्टेप, हमने यहाँ लिख दिया स्टेप 5। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस एल्गोरिथम के अंदर हम क्या कर रहे थे। What we wanted was to add numbers 1 to 10। नंबर्स हमने स्टार्ट किया
विथ सम इक्वल टू 0 एंड नम इक्वल टू 1। जब ये कोड रन होगा तो ये स्टेप नंबर 4 तक आके ये कोड रिपीट होता रहेगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग until the condition to go to step 5 has been met। तो ये कोड जो है ये several times repeat होगा। अब वो क्यों हो रहा होगा? बिकॉज हमारी नम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचेगी। स्टेप 1 में तो वैल्यूज हमने अज्यूम की हैं। स्टेप 2 के अंदर सम की वैल्यू के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 और नम की वैल्यू के अंदर है हमारे पास 1। स्टेप 3 में नम प्लस 1 हो जाएगा तो n वुड बी 2। स्टेप 4 में चेक होगा नम विच इज 2 इज लेस देन 10, तो ये हमारे पास स्टेप 2 पे आ जाएगा। स्टेप 2 के अंदर दोबारा से दोनों वैल्यूज ऐड होंगी, तो इन दिस केस 1 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 3। nth पार्ट में हमारे पास 2। नेक्स्ट स्टेप में हो गया हमारे पास n3। अब ये वापस आके ऐड होगा 3 प्लस 3 वी हैव 6, n was 3 and now n would be 4। Again it would go up, add, and it keeps on happening until n is 10। Once n is 10, actually n is 11, तो हमारे पास ये कंडीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी एंड वी वुड ब्रेक आउट ऑफ द लूप। So that's a brief introduction of how algorithms work, how logical thinking works, and how computational thinking works. So I hope the lecture is clear for you. We will have questions from this topic in the next class, inshallah. Have a great day. Allah Hafiz.